नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल पावर एंगल और लैगिंग पावर फैक्टर। बच्चों, इंटरनल पावर एंगल क्या होता है आई होप आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फिगर डायग्राम को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि थीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि थीटा ही होता है इंटरनल पावर एंगल। बच्चों, इस डायग्राम में हमने जो फेजर डायग्राम यूज किया है मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सैलिएंट पोल का है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सैलिएंट पोल का है, न कि सिलेंड्रिकल पोल का, क्योंकि सैलिएंट पोल के अंदर ही टू रिएक्शन थ्योरी का कंसेप्ट डेवलप होता है। और ये डायग्राम लैगिंग पावर फैक्टर के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं करंट एज्यूम कर रहा हूँ वो लैगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का एज्यूम कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में जो पावर फैक्टर लैगिंग है वो एंगल फाई है, यानी करंट फाई एंगल से लैग कर रहा है। बच्चों, इस करंट आई को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि ये टू रिएक्शन थ्योरी कंसेप्ट से डेवलप होता है। और वो दो कंपोनेंट है, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस। तो पहला जो कंपोनेंट है दैट इज आईडी। आईडी मींस डायरेक्ट एक्सिस करंट। अब मैं इस आपसे पूछना चाहता हूं, इस आई के रिस्पेक्ट में आईडी का वैल्यू क्या होगा। तो आईडी और आईक्यू एक दूसरे से क्वाड्रेचर है। मैं पिछले वीडियो में फेजर डायग्राम में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आईक्यू के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा। तो जिसके साथ जो एंगल बनता है बच्चों वो कॉस कंपोनेंट होता है और दूसरा साइन कंपोनेंट होता है। इसीलिए जो आईडी होगा वो इसका साइन कंपोनेंट होगा। तो आईडी इक्वल टू आई ए साइन थीटा। और सिमिलरली आई क्यू जो होगा, क्योंकि कॉस कंपोनेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ थीटा एंगल आई और आई क्यू के बीच में ही है बच्चों, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल एंगल, जो मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से। तो बच्चों, आई क्यू जो होगा वो होगा आई ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा इसी के साथ एंगल बना रहा है। तो हमने आई के दो कंपोनेंट समझ लिए, आई डी और आई क्यू, जहां आई क्यू एक्सिस में है किसी वोल्टेज के, जिसको नो लोड वोल्टेज बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं। और जो आई डी है वो उससे क्वाड्रेचर है, 90 डिग्री एंगल पे डिस्प्लेस्ड है। जहां वोल्टेज है बच्चों उसको मैंने वी से रिप्रेजेंट किया है। वोल्टेज के बाद जो ड्रॉप होगा आई ए आर ए, उसको मैंने आई ए आर ए, जो कि वोल्टेज है तो वोल्टेज के लाइन में ही आएगा, लेकिन रेसिस्टिव में करंट के फेज में चलता है तो करंट के पैरेलल में लाइन है। अब हम बात करते हैं अपने दो क्वाड्रेचर कंपोनेंट की, यानी एक्स डी और एक्स क्यू की, आई डी और आई क्यू की, यानी उसकी वजह से होने वाले ड्रॉप की। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी एक्सिस में वोल्टेज के साथ ही चलेगा, वोल्टेज के लाइन में ही चलेगा डी एक्सिस और क्यू एक्सिस का वोल्टेज ड्रॉप। तो मैंने सबसे पहले डी एक्सिस का निकाला। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि डी एक्सिस में बच्चों जो वोल्टेज ड्रॉप होगा डी एक्सिस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आईडी बच्चों, वो इसी जो आईडी एक्सडी होगा वो इसी आईडी से 90 डिग्री लीड करेगा। और इसीलिए ये जो ड्रॉप है दैट इज कॉल्ड आईडी एक्सडी। चूंकि वोल्टेज है तो वोल्टेज के साथ चल रहा है, लेकिन आईडी करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सिमिलरली बच्चों, आई क्यू एक्स क्यू की बात कर लूं मैं, तो आई क्यू जो है वो हमारे आई क्यू एक्सिस मतलब करंट के से लीड करना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर का। तो सिमिलरली आई क्यू से 90 डिग्री लीड करेगा, और इसीलिए ये 90 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया आई क्यू एक्स क्यू। इस तरीके से बच्चों एक बेसिक आर्किटेक्चर हमने डेवलप कर लिया। अब आइए इसी बेसिक आर्किटेक्चर को हम आगे एनालाइज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लेता हूँ, सिमिलरली इस पॉइंट को जहां मैंने डिवाइड किया है, और इसको ट्रायंगल बनाने के लिए बच्चों मैं पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस कर चुका था कि ये जो कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड आई डी एक्स क्यू। और जो ये रिमेनिंग पार्ट होगा बच्चों, ये दोनों ये वैल्यू इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों का सम क्या हो, आई डी एक्स डी हो। इसीलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई डी एक्स डी माइनस एक्स क्यू। बच्चों, जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, चूंकि ये भी आई क्यू एक्स क्यू है तो ये भी आई क्यू एक्स क्यू होगा, और इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो भी आई एक्स क्यू होगी।
नोमेनक्लेचर में मैंने इसको सी कंपोनेंट मान लिया, इसके बीच में यानी आई क्यू एक्स क्यू और आई एक्स क्यू के बीच में जो एंगल है बच्चों वो एंगल थीटा है, वही इंटरनल एंगल है जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो वी ई आई आर ए आई डी एक्स डी आई क्यू एक्स क्यू इन सबका जो रिजल्टेंट सम होता है दैट इज कॉल्ड नो लोड वोल्टेज, और उसी को हमने ई नॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ कुछ और एनालिसिस में करने जा रहा हूँ। इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ में जो लाइन पैरेलल में ड्रॉ करूंगा बच्चों, चूंकि ये आई डी एक्स डी है तो इस लाइन इसका भी जो लेंथ होगा वो भी आई डी, वो लेंथ भी आई डी एक्स डी होगा बच्चों। तो यहाँ मैंने इसको भी आई डी एक्स डी मेंशन कर लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों इस एंगल के एनालिसिस का। अब यहाँ देखिएगा V और E नॉट के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड डेल, जिसके साथ जो एंगल बनता है बच्चों वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट। तो इस V का अगर मैं प्रोजेक्शन लो तो ध्यान दीजिएगा V के साथ जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। तो ये जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड V कॉस डेल। सिमिलरली बच्चों जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यानी इस पोजीशन को मैं F मान के चल रहा हूँ, इस पोजीशन को मैं D एज्यूम कर लेता हूँ। तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा जिसके साथ एंगल नहीं है वो क्या बनता है, साइन कंपोनेंट। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ दैट इज इक्वल टू V साइन डेल। तो कुछ बेसिक आर्किटेक्चर हमने यहाँ एज्यूम कर लिया है बच्चों। अब आइए इन्हीं के बिहाफ पे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल एज्यूम करूंगा और वो ट्रायंगल है मेरा ABC। अब बच्चों ABC ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। ABC ट्रायंगल में जो एंगल C है उसकी वैल्यू कितनी है, थीटा। अब इस ABC ट्रायंगल में AB की वैल्यू है कितनी, IDXQ, BC की वैल्यू कितनी है, IQXQ, और AC की वैल्यू कितनी है, IXQ। मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। तो मैं इस ट्रायंगल के एनालिसिस के साथ साथ मैं एक और ट्रायंगल एज्यूम करता हूँ। ट्रायंगल है ODC। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ट्रायंगल ODC का एंगल आप एनालाइज कीजिए। ये है O और ये है D और ये है C। ये एक बड़ा ट्रायंगल है। इस बड़े ट्रायंगल में अगर मैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस बड़े ट्रायंगल में अगर मैं एनालिसिस करूं टेन थीटा का, यानी टेन थीटा की डिग्री कितनी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ इसके बीच में जो एंगल है, एंगल O जो है दैट इज कॉल्ड थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस DC अपॉन बेस। देख लीजिए क्या हो रहा है बच्चों, OD। तो DC अपॉन OD को मैंने मान लिया यहाँ पे दैट इज DC एंड दैट इज अपॉन OD, और ये हाइपोटेनियस के फॉर्म में वैल्यू हो जाएगी बच्चों। अब आप मुझे बताइए DC को मैं क्या एक्सटेंड करके लिख सकता हूँ बच्चों। तो DC को मैं चाहूँ तो ऐड ऑन कर सकता हूँ DA प्लस का AC। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ इट इज द सम ऑफ DA प्लस का AC। और सिमिलरली बच्चों OD को मैं क्या लिख सकता हूँ, OD की वैल्यू हो जाएगी OF प्लस का FD। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OD को OF प्लस का FD। अब आप मुझे बताएंगे कौन सी वैल्यूज नोन है, कौन सी वैल्यू अननोन है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे DA की वैल्यू नोन है और DA की वैल्यू कितनी है बच्चों। अब ये जो वैल्यू थी, मीन्स जब हमने इस V को रेप्लिकेट किया था, V को जब हमने तोड़ा था, तो हमारे पास ऑप्शन दो था बच्चों। पहला ऑप्शन क्या था, DA की यानी ये था V cos phi cos डेल, और दूसरा हमने जो वैल्यू लिया था जिसके साथ एंगल नहीं होता है वो हमेशा बनता है V sin डेल। तो यहाँ मैं DA की वैल्यू एनालाइज कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, और इसीलिए मैं यहाँ DA को लिख सकता हूँ V sin phi। देखिएगा ध्यान से, V sin phi। अब आइए V sin phi आया कैसे ये भी देख लीजिए। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, फाई एंगल है। जिसके साथ एंगल होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, और जिसके साथ नहीं होता है वो कौन सा होता है, साइन। तो चूंकि इन दोनों के बीच में ये एंगल है, तो ये जो कंपोनेंट होगा, वापस ये पूरी मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, इसको मैं वापस लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू V cos phi। यही वैल्यू ऑलरेडी मैंने V sin डेल भी लिया है, तो V sin डेल और V cos phi की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा बच्चों, तो V sin phi। इसीलिए मैंने OF की वैल्यू इसलिए मैंने DA की वैल्यू लिख दिया V sin phi। अब हम बात करेंगे बच्चों AC का। तो AC का वैल्यू आप निकाल लीजिए फटाफट, ये आ रहा है IAXQ। सिमिलरली बच्चों OF की बात कर लेते हैं, OF एंड FD।
अब ये मेरे पास O है बच्चों, सिमिलरली F है, तो OF की वैल्यू आप चाहें तो cos phi के फॉर्म में ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू V cos phi। एक sin phi का कंपोनेंट था, दूसरा cos phi का कंपोनेंट होगा। अब हम बात करेंगे FD की, तो बच्चों ये रहा F, ये रहा D, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी। ये अगर IA है तो ये भी क्या होगा बच्चों, IA। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू IA। तो इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं, जो मैंने एंगल मुझे कैलकुलेट करना था इंटरनल एंगल, वो इंटरनल एंगल मैंने जनरेटर के लिए कैलकुलेट कर लिया। ध्यान दीजिएगा, ये जनरेटर के लिए हमने इंटरनल एंगल कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर अगर मुझे मोटर के लिए इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना हो तो क्या मुझे अलग से बनाना पड़ेगा? तो नहीं बच्चों, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको मोटर के लिए इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना होगा तो सिर्फ वैल्यू तो सेम रहेगी, बस जो आपने प्लस किया है वहां पे क्या हो जाएगा माइनस, तो V sin phi माइनस का IA(x³ डिवाइडेड बाई V cos phi माइनस का IA(RA। आप चाहें तो इसको फिगर डायग्राम ड्रॉ करके यूज फिर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये मोटर के लिए इंटरनल एंगल का रिलेशन हो गया, और ये जनरेटर के लिए। तो आप सिंक्रोनस मोटर जनरेटर का इक्वेशन याद रखिएगा। अब यहाँ आप चाहे तो कोरिलेट कर सकते हैं बच्चों, थीटा डेल और फाई के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे थीटा जो वैल्यू है वो सम है किसका, डेल और फाई का। मींस अगर मुझे यहाँ से डेल निकालना हो, मान लीजिए पावर एंगल निकालना हो जनरेटर के लिए, तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, थीटा माइनस का फाई। तो डेल की वैल्यू थीटा माइनस फाई होती है जनरेटर के लिए, याद करिएगा जनरेटर के लिए। और अगर आपको बच्चों मोटर के लिए निकालना होता डेल की वैल्यू तो क्या लिखते, तो मोटर के लिए डेल की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो सिर्फ उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल इक्वल टू फाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा मोटर का। तो ये दोनों रिलेशन आप याद करिएगा बच्चों, क्योंकि आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल में ये दोनों के दोनों आपसे पूछे जाएंगे। आपके साथ आपको इसका जनरल डायग्राम, जनरल एनालिसिस आना चाहिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको आप घर पे आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ देखिए मैं डीसी और ओडी मैंने माना है, तो आप इस डीसी और ओबी के जगह पे और कौन कौन सी वैल्यूज मान सकते हैं, और कौन कौन सी वैल्यूज को मान के आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और आप जरूर इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।